सो हे गाइस, आज की हमारी कहानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दो एजेंट की कहानी है जिसकी जिंदगी नर्गिस से भी बदतर थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही थ्रिलिंग और इमोशनल कर देने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के मैनेजर जो को दिखाते हैं। आज सुबह उसकी नींद नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक मैसेज से खुलती है। इसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर और मैनेजर जो एक ब्रोथल में जाते हैं। एक बौना उन्हें अपने साथ एक लड़की के पास ले जाता है और फिर उन्हें उसके साथ कमरे में बंद कर देता है। वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जो कहता है मिस सोरिन अपने कपड़े मत उतारो। इसके बाद मैनेजर जो वहाँ वीडियो कॉल के लिए अपना मोबाइल सेटअप करता है, फिर वो उसके हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोरिन के ऊपर नशीले इंजेक्शन के यूज के गहरे निशान थे। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑफिस में बैठे दो लोग सोरिन के हार्ट बीट को उस डिवाइस से मॉनिटर कर रहे थे और उसके स्टेटमेंट को सुन रहे थे। सोरिन मैनेजर जो को एक गिफ्ट देती है जो कि एक ब्रेसलेट था। फिर वो पूछती है कि क्या तुम आज मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। जो कहता है कि मेरे जाने के 2 घंटे के बाद पुलिस यहाँ आएगी और तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगी, लेकिन इससे पहले अब तक तुमने जो भी हमें बताया एक आखिरी बार बताना होगा। सोरिन बताते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। मुझे अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए रसिया भेजा गया था। मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर व्लादिवोस्तोक गई थी। फिर एक दिन जब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो स्टेट सिक्योरिटी ने वहाँ छापा मारा और मुझे वापस नॉर्थ कोरिया भेजने का फैसला किया गया, लेकिन रास्ते में उन लोगों ने मुझे कुछ रशियन के हवाले कर दिया। ये सब बताते हुए सोरिन रोने लगती है और फिर आगे बताती है कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया और उसकी वीडियो भी बनाई। उन्होंने मुझे बिंदु भी दिया था। बिंदु शब्द सुनते ही इंटेलिजेंस चीफ तुरंत जो से कहते हैं कि उससे बिंदु के बारे में और पूछो। जो उससे पूछता है कि ये बिंदु क्या है। वो बताते हैं कि ये बर्फ के जैसे दिखने वाला एक ड्रग्स होता है। उसे लेने के बाद मैं बेहोश हो जाती और फिर मेरे साथ क्या होता मुझे कुछ याद नहीं रहता। उन्होंने मुझे बिंदु देकर चाइना भेज दिया। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं उससे ड्रग्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। जो कहता है कि इसे निकालने के लिए उसने मानव तस्करी के बारे में जो बताया उतना काफी नहीं है क्या। चीफ कहते हैं कि उससे काम नहीं बनने वाला, ड्रग के बारे में और पूछो। तभी सोरिन फोन पर चीफ से चिल्लाते हुए गुजारिश करने लगती है कि आप जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चीफ जो से उसे शांत करवाने को कहते हैं, लेकिन तभी सोरिन के चिल्लाने से बाहर खड़ा बौना अंदर आने लगता है। जो अपने चीफ से कहता है कि बैकअप टीम को तुरंत भेजो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा काम हो गया, तुम फौरन वहाँ से निकलो। जो कहता है हम इसे निकालने वाले थे ना। चीफ कहते हैं एक बार सारी जानकारी हम अपने सीनियर तक पहुंचा देंगे तो उसके बाद उसे वहां से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा ये काम अभी अनऑफिशियल है। जो सोरिन को समझाता है कि हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे, लेकिन वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि मुझे अपने पति और बच्चे के पास जाना है। तभी वो बौना दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जो से कहता है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए। सोरिन उसके पीछे जाती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन वो बौना उसे पकड़ लेता है और फिर उसे एक इंजेक्शन देने लगता है। ये सब देखकर जो का खून खौल जाता है। उसके सीनियर उससे कहते हैं कि तुम उन लोगों से पंगा मत लो, मगर जो उन सभी को मारने लगता है, लेकिन वो बौने को सोरिन को इंजेक्शन लगाने से रोक नहीं पाता। इसके बाद वो बौना अपने कर्म से खुद ही मर जाता है। फिर जो सोरिन को वहाँ से अपने गोद में उठाकर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के सेफ हाउस में पहुँचता है, जहाँ इंटेलिजेंस चीफ एजेंट एम और डॉक्टर सभी मिलकर उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। ड्रग के ओवरडोज की वजह से सोरिन की जान चली जाती है। सोरिन की मौत से जो बहुत गुस्से में था। चीफ उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, हम सीनियर की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो कहता है अगर आप अपना वादा निभाते तो ये बेचारी जिंदा होती, जिस पर चीफ कहते हैं हमारे पैसे में कोई बेचारा बेचारी नहीं होता और तुम नए हो तो इसकी आदत डाल लो। अब हम साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर को देखते हैं। वो बताते हैं कि सोरिन की बलिदान बेकार नहीं गई, हमें सारे सबूत मिल गए हैं। अब हम अपने शहर में फैल रहे ड्रग माफिया को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये सब करवाने वाला नॉर्थ कोरिया ही है। वो हमारे बच्चों को ड्रग देकर हमारे आगे के जनरेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। तभी जो कहता है कि ड्रग्स के ह्यूमन ऑपरेशन के जरिए हमें नॉर्थ कोरिया महिलाओं की तस्करी का इंटरनेशनल गैंग का भी पता चला है। चीफ जो को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन डायरेक्टर उसे बोलने के लिए कहते हैं। फिर जो बताता है कि नॉर्थ कोरिया महिलाओं को ड्रग देकर उन्हें रशिया, चाइना और यूरोप जैसे कंट्री में बेचा जा रहा है और
सबसे ज्यादा व्लादिवोस्तोक में गवाहों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस और उनके कॉन्सुलेट बेस में शामिल है। हमें व्लादिवोस्तोक टीम से उनकी इंफॉर्मेशन भी मिली है। ये वही लोग हैं जो हमारे यहाँ ड्रग बेचते हैं। ये लोग लड़कियों के साथ साथ ड्रग्स का भी व्यापार करते हैं। इसके बाद डायरेक्टर कहते हैं कि अगर देश के सीमा पर अपराध बढ़ा तो नाम हमारा भी खराब होगा। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। फिर वो चीफ को सारे एविडेंस का रिपोर्ट बनाने को कहते हैं और जो को व्लादिवोस्तोक जाने को कहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जो को व्लादिवोस्तोक के एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक रशियन बिजनेसमैन से होती है। तभी वहाँ की मैनेजर अपनी वेट्रेस से कहती है कि उनका अच्छे से खातिरदारी करना, पैसे वाले लगते हैं। वेट्रेस जेई जो से पूछती है कि आप साउथ कोरिया से हो क्या? जो कहता है कि क्यों, साउथ कोरिया वालों को खाना नहीं खिलाओगी क्या? चेई कहती है, अरे नहीं सर, देश का बंटवारा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि खाने का भी बंटवारा हो जाए। फिर जो कोरियन में उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन है, अगर मेरी डील हो गई तो बहुत पैसे मिलेंगे, इसीलिए इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्यूमेन रिवर एरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, रसिया और चाइना, हम तीनों के बॉर्डर के पास एक आदमी को देखते हैं। वो 4 लड़कियों को नॉर्थ कोरिया से काम दिलवाने के लिए अपने साथ चाइना लेकर जा रहा था। वो लड़कियां पूछती है कि तुमने तो चाइना कहा था, लेकिन रसिया क्यों ले जा रहे हो? लेकिन इसके बाद वो उन चारों लड़कियों को ले जाकर रशियन माफिया बॉस को बेच देता है, जो कि इंसान और ड्रग्स बेचने का काम करते थे। वो साथ में उन्हें बिंदु का सैंपल भी देता है और कहता है इसे जरा चेक करना, अगर पसंद आए तो हमारे कौंसिल जनरल अगली बार तुम्हें और भिजवा देंगे। एक लड़की बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो रशियन माफिया उसे गोली मार देता है। फिर वो उस आदमी के कान पर भी गोली मारता है जो उसे वहाँ लेकर आया था, ताकि वो दोबारा ऐसे लोगों को ना लाए जो उनके काम में बाधा बने। वहाँ से जाते हुए माफिया ड्रग्स की प्योरिटी चेक करता है तो वो 99% प्योर थी, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो पहले उसे इन लड़कियों पर इस्तेमाल करेगा। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो लड़कियों को नॉर्थ कोरिया से रसिया लेकर आया था। वो रसिया के एक ब्रोथल में एक लड़की के साथ मजे कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसे बहुत सारे डांट फेंक कर मारता है। फिर वो उससे बताता है कि मैं पार्क ग्योन हूँ, नॉर्थ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से, और मैं तुम्हें देश के लोगों को गैर कानूनी तरीके से रसिया लाने और उन्हें बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। अगले सीन में नॉर्थ कोरिया के कॉन्सुलेट जनरल वहाँ आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो पार्क ग्योन से कहते हैं कि कॉमरेड पार्क, मुझे पता चला था कि आप आने वाले हो, लेकिन इतनी जल्दी आकर अपना काम शुरू कर दोगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। इसके बाद उस गैंगस्टर का इंट्रोगेशन किया जाता है। कॉन्सुलेट जनरल उस आदमी से कहता है अब तक तुमने जो कुछ भी किया उसे इसमें लिख देना। इसके बाद वो पार्क से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन पार्क वहाँ से जाते हुए बेंच के नीचे एक ट्रांसमीटर छुपा देता है। नॉर्थ कोरियन जनरल पार्क को अरिरांग यानी कि उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहाँ नॉर्थ कोरिया वेट्रेस अपने देश के लिए काम करती थी। फिर जनरल पार्क से पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा गया है? तो वो कहते हैं नहीं, मैं उन लोगों के बारे में पता करने आया हूँ जो हमारे लोगों को यहाँ रशियन माफिया के हवाले कर रहा है। तभी चेई को देखकर पार्क की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चेई और पार्क के हाव भाव देखकर जनरल पार्क से पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो दोनों बैठकर चेई का गाना सुनने लगते हैं। तभी पार्क को कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत अपने कॉन्सुलेट के ऑफिस में पहुंचता है जहां वो गैंगस्टर मर चुका था। जनरल के आदमियों का कहना था कि उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद पार्क जब अपने ट्रांसमीटर को चेक करता है तो वो टूट चुका था। जनरल बताते हैं कि इसने भागने के चक्कर में सब तोड़ फोड़ दिया। अब हम चेई को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो रशियन बिजनेसमैन, जिससे जो ने उसे फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। तभी जो भी वहां आता है, वहीं पार्क गुस्से में घर जाकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, क्योंकि वो गैंगस्टर मारा गया। अब वो उन लोगों का पता नहीं लगा पाएगा जो नॉर्थ कोरियन लोगों को रशियन माफिया के हवाले कर रहा था। इधर जो चेई को वही ट्रैकिंग डिवाइस पहनाता है जो उसने कहानी की शुरुआत में सोरिन को पहनाई थी। डिवाइस के पहनते ही वो एजेंट इम को उसकी सारी बातें सुनाई देने लगती है, जो उसे दवाइयाँ देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की दवाइयाँ खत्म होने वाली है।
दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि उनकी पहली मुलाकात 5 महीने पहले अरिरंग नाम के उस रेस्टोरेंट में हुई थी जहां पर चेई काम करती थी, यानी कि जो को रसिया आए 5 महीने हो चुके थे। जो कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी माँ की सोल में सर्जरी करवा सकता हूँ। जानता हूँ उन्हें नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना आसान नहीं होगा, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के संविधान के मुताबिक तमाम नॉर्थ कोरियन हमारे देश के नागरिक हैं। फिर चेई बताती है कि आज मैंने किसी को देखा जिससे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौंसिल जनरल, और वो आज रेस्टोरेंट आए थे। इसके बाद वो उसे कॉन्डम का एक पैकेट देती है जिसके पीछे ड्रग्स था। जो ड्रग्स को चेक करता है और फिर उसे माफिया ग्रुप के बॉस का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने पहले उसे कहीं देखा है? तुम्हारे देश नॉर्थ कोरिया का कौंसिल जनरल इसके साथ मिला हुआ है। चेई डिनाई करती है तो जो पूछता है फिर ये ड्रग तुम्हें कहाँ से मिला? वो बताती है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारी मैनेजर इसे देती है और हम चुपके से इसे क्लाइंट के ड्रिंक में मिला देते हैं और फिर उनके साथ सोते हैं। फिर जब क्लाइंट को इसकी लत लग जाती है तो हम उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। जो कहता है कि आगे बताओ और क्या बता सकती हो? चेई बताती है कि रेस्टोरेंट के कुछ वेट्रेस से गलती हो गई थी तो उन्हें खुफिया पुलिस वाले अपने साथ लेकर चले गए, ये कहकर कि वो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं पहुँचे। जो पूछता है तुम उनमें से किसी को जानती हो? तो वो सुरिन का नाम बताती है, जिससे जो परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे वो बचा नहीं पाया। इसके बाद इम वहाँ आकर पूरे रूम को ऐसे मैनेज करती है जैसे चेई वहाँ रशियन बिजनेसमैन के साथ सेक्स करने के लिए आई थी। फिर चेई के जाने से पहले जो उसे एक महंगा सा ग्लव्स गिफ्ट करता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वो अपने मैनेजर को अपना गिफ्ट दिखाती है। मैनेजर कहती है वाओ, रशियन बिजनेसमैन से तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ भी मिली और पैसे के साथ साथ गिफ्ट भी। तभी पार्क वहाँ आकर मैनेजर से कहता है कि मैं इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैनेजर के जाने के बाद पार्क चेई से पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है, तो वो कहती है कि तुम मुझसे बेहतर जानते होगे। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। चेई कहती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? जिस पर पार्क पूछता है कि क्या तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो? लेकिन चेई बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अब हम नॉर्थ कोरिया कौंसलेट जनरल के खास आदमी गियोम को देखते हैं। वो पार्क पर नजर रख रहा था। वो उसकी वीडियो बनाकर जनरल को भेज देता है, जिसके बाद जनरल उसे चेई पर भी नजर रखने को कहता है। इसीलिए गियोम उस होटल में जाता है जहाँ चेई उस रशियन बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती थी। वहीं जो सीसीटीवी फुटेज में पहली बार पार्क को देख लेता है जब वो चेई से मिल रहा था। वो लोग गियोम को भी देख लेते हैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, जिससे वो समझ जाते हैं कि चेई की जान खतरे में है। तभी जो को याद आता है कि 4 महीने पहले जब चेई पहली बार जो से मिली थी तब वो उन्हें देखकर डर गई, लेकिन जो ने उससे भरोसा दिलवाया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और साथ में उसका और उसकी माँ की मदद भी करेगा। प्रेजेंट में जो एम से कहता है कि हमें उससे बचाना होगा, लेकिन एम कहती है कि हम दूसरे देश में हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जो कहता है वो मेरे इन्फॉर्मेंट है, उससे बचाना मेरा फर्ज है। वहीं बेचारी चेई बहुत सारे डॉलर करेंसी को अपने पीरियड पैड में छुपाकर पर्स में रख लेती है। इसके बाद देर रात जब वो सिगरेट पी रही थी तो उसकी मैनेजर वहाँ आती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ वो रशियन बिजनेसमैन तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है, अगर मौका मिले तो उसके साथ भाग जाना। वहीं पार्क अपने फोन में चेई और अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था। दरअसल नॉर्थ कोरिया में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर वो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे जुटाने के लिए नॉर्थ कोरिया से रसिया चली आई। इधर कौंसलेट जनरल को एजेंट गियोम एक वीडियो होटल से ला कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चेई वह रशियन बिजनेसमैन के नाम पर एक साउथ कोरियन से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद जनरल अपने आदमियों के साथ पार्क के पास पहुंच जाता है। पार्क उस वक्त सो रहा था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई है तो वो उठकर मारामारी शुरू कर देता है। लेकिन तभी जनरल उसके सर पर बंदूक तानकर कहते हैं कि ये हम हैं। इसके बाद जनरल उससे कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारी दिलरुबा है ना, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है।
पार्क कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद जनरल उसे होटल का वो वीडियो दिखाता है और बताता है कि चे वहाँ किसी साउथ कोरियन से मिलने के लिए जाती है। जिसके बाद पार्क और कॉन्सुलेट जनरल रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और वहाँ के सारे स्टाफ की जांच करते हैं। पार्क पर्सनली चे की तलाशी लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों के साथ मिली हुई हो। फिर वो उसे समझाता है कि अगर उन लोगों ने पूछा तो कह देना कि तुम मेरे कहने पर उन लोगों की जासूसी कर रही थी। लेकिन जनरल को चे के बैग से अमेरिकन डॉलर मिल जाता है, जिसके बाद पार्क को ना चाहते हुए भी जनरल के दबाव में आकर चे को अपने साथ ले जाना पड़ता है। इसके बाद जनरल उसे अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। वो उससे अपना सारा बयान एक पेपर पर लिखने को कहते हैं, स्टार्टिंग से आखिरी तक वो कौन है, यहाँ क्यों आई, होटल में वो किससे मिली थी और एजेंट पार्क को वो कैसे जानती है। चे सारा कुछ एक पेपर पर लिख देती है, लेकिन जनरल उसे दोबारा से वही सब लिखने को कहता है। वहीं जो को भी चे के अरेस्ट होने की बात पता चल गई थी, इसीलिए वो कॉन्सुलेट ऑफिस के बाहर आ गया था। वो एक डिवाइस लगाकर उन सब की बातें सुनता है। इधर जनरल को उसके दोनों लिखे गए स्टेटमेंट में मिसमैच मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची होती तो तुमने एक जैसा लिखा होता। चे कहती है थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा प्यास लगा है, लेकिन जनरल कहता है जब कोई झूठ बोलता है तो उसका गला ऐसे ही सूखता है। मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगा, लेकिन दोबारा सच लिखने के बाद। लेकिन जनरल को दोबारा से झूठ लगता है। तभी वो दोबारा पानी मांगती है तो पार्क उसके हाथ पैर बांधता हुआ कहता है कि लंबी सांसें लो। इसके बाद वो उसके मुंह पर टॉवल उड़ाकर उस पर पानी डालकर टॉर्चर करता है। इसके बाद जनरल अपने हाथ में जो के दिए हुए ग्लव्स पहनकर कहता है कि तुम ये लिखना भूल गई क्या कि साउथ कोरिया के किस जासूस ने तुम्हें ये दिया था। लेकिन पार्क जनरल को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे कहने पर एक सीक्रेट ऑपरेशन में मदद करने के लिए उनसे मिलने गई थी। जनरल कहता है मैं यहाँ का कॉन्सुलेट जनरल हूँ, तुमने एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद जनरल कहता है कि हम उसे नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं, लेकिन चे के जाने से पहले पार्क उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है कि नॉर्थ कोरिया पहुंचकर अपना बयान बदल दे। मैं किसी भी हाल में उन साउथ कोरियन जासूसों को ढूंढकर तुम्हें बचा लूंगा, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। जिस पर चे कहती है कि अगर जी सकते हो तो मेरे लिए मरना क्यों। वही जो अपनी गाड़ी में बैठकर उन सब की बातें सुन रहा था। फिर जब कॉन्सुलेट जनरल चे को अपने साथ लेकर जाता है तो जो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। फिर पार्क गियोम से कहता है कि साउथ कोरियन जासूसों के अड्डे का पता करो, लेकिन उसे उसकी लोकेशन का पहले से पता था, इसीलिए पार्क गियोम को उसके साथ वहां चलने को कहता है। लेकिन गियोम कहता है कि हम अपने कॉन्सुलेट जनरल के ऑर्डर के बिना कहीं नहीं जाएंगे। इधर जनरल चे पोर्ट के पास जाता है जहां माफिया बॉस उनका वेट कर रहा था। इसके बाद जनरल चे को उन्हें बेच देता है। वहीं जो दूर से छुपकर उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। जनरल बॉस से कहता है कि जल्द ही हम इसके जाने मन का भी काम तमाम कर देंगे। इसके बाद जनरल वहां से चला जाता है, लेकिन जो अपनी गाड़ी लेकर बॉस के पीछे पड़ जाता है और साथ ही सारी इंफॉर्मेशन इम को भेजता रहता है। वहीं पर इम के अड्डे पर पहुंच गया था जहां से साउथ कोरिया इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही थी। वो वहां जाकर इम पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। इधर जो कार से अपना सारा हथियार लेकर चुपके से माफिया बॉस के अड्डे में घुस जाता है और दूरबीन से वहां के हरकतों पर नजर रखता है। तभी वहां के एक एम्प्लॉय से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। लेकिन माफिया बॉस आकर उस बॉक्स पर गोली चलाते हुए बताता है कि डरो मत, ये सारे केस बुलेट प्रूफ है, तुम्हें मॉस्को तक ले जाने में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि उसमें एक लड़की बंद थी। इसके बाद जब माफिया बॉस चे को अंदर लेकर जाता है कि उन्होंने वहां बहुत सारी लड़कियों को एक शीशे के बॉक्स में बंद करके रखा था और देश विदेश से आए लोग उन पर बोली लगा रहे थे। इधर पार्क ने इम को बहुत मारा था। वो उसे पकड़कर जो को फोन करवाता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। जो उससे कहता है मैं वही हूँ जहाँ माफिया बॉस चे को लेकर आए हैं, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना। तुम्हारे कौंसिल जनरल ने उसे रशियन माफिया के हाथों बेच दिया, फोटो भेजा है, इम तुम्हें दिखा देगी। एजेंट इम जब उसे वो फोटो दिखाती है तो पार्क का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी कार लेकर माफिया बॉस के अड्डे पर निकल जाता है, जिसकी लोकेशन उन्हें जो ने पहले ही भेज दी थी। लेकिन जनरल को भी पता चल जाता है कि पार्क चे को बचाने के लिए रशियन माफिया के अड्डे पर जा रहा है। इधर माफिया के लोग चे को तैयार होने को कहते हैं, लेकिन वो आईने को तोड़कर कहती है अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को मार दूंगी। लेकिन एक लड़की उसे ड्रग का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। तभी जो भी वहां आ जाता है और आते ही गोलियों की बारिश कर देता है। वो एक के बाद एक गुंडों को मौत के घाट उतार देता है।
इधर जनरल पार्क को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी के साथ सारे बैरिकेड तोड़ते हुए उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और फिर जनरल के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जो ने बहुत सारे गुंडों को मार दिया था, तभी पार्क भी वहां आकर उन लोगों को मारने लगता है। चे के हाथ भी एक बंदूक लग गई थी, वो भी अपने आसपास के लोगों को मार देती है। जो को एक गोली लगती है, लेकिन उन्होंने वेस्ट पहना हुआ था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं होता। तभी पार्क वहां आकर उस आदमी को मार देता है जिसने जो को मारा था। लेकिन इसके बाद जो और पार्क एक दूसरे के आमने सामने थे। पार्क पूछता है कि तुम चे को क्यों बचाना चाहते हो? वो कहता है वो मेरी इन्फॉर्मेंट है, जिस पर पार्क कहता है कि फिर गोली चलाओ और बचा लो। इधर चे बहुत सारे लड़कियां जो वहाँ कैद में थी, वो उन सबको छुड़ा देती है। एक गोली पार्क के हाथ में लगती है, लेकिन चे उस आदमी को मार देता है जिसने पार्क को गोली मारी थी। इसी तरह एक के बाद एक कई गुंडों को मारने के बाद पार्क बॉस से लड़ने लगता है। बहुत ही हेवी मारामारी होती है। बॉस पार्क का हाथ एक गर्म पाइप से लगाकर उसका हाथ जला देता है, लेकिन तभी जो आकर माफिया बॉस को जान से मार देता है। इसके बाद पार्क चे को जैकेट पहनाता है, फिर जूते पहनाता है, फिर चे भी उसके हाथों के जख्मों पर अपना कपड़ा फाड़कर बांधती है। फिर वो लोग सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी जनरल और उनके लोग उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2-3 लड़कियां भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। तभी एजेंट इम भी वहां आकर जनरल के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन गियोम और जनरल के बाकी के लोग अभी भी उन लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे और इसी चक्कर में जो के टांगों में एक गोली लगती है, फिर एक गोली पार्क के कंधे में भी लगती है। चे जो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे बचा लो। फिर किसी तरह वो सभी मिलकर जनरल के सारे आदमियों को मार देते हैं। अंत में बस जनरल बच गया था। अब सभी जनरल को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी जनरल एकदम से उनके सामने आ जाता है और तीनों एक दूसरे के ऊपर गोली चला देते हैं। जनरल पार्क को गोली मार देता है और जो जनरल को एक गोली जो को भी लगी थी, लेकिन पार्क बहुत बुरे हाल में था। मरने से पहले वो जो के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद वो चे के गोद में अपना सर रखकर दम तोड़ देता है। अब हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां जो रशियन माफिया का पूरा काला चिट्ठा ऑफिशियली पब्लिक कर देता है कि कैसे वो लोग इंसानों और ड्रग का व्यापार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि नॉर्थ कोरिया में ड्रग आखिर पहुंच कैसे रहा था। फिर एक एजेंट पूछता है कि चे का क्या हुआ। वो बताता है कि हमने जापान में उसकी माँ के इलाज का इंतजाम किया था, लेकिन रास्ते में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। चे ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन एंड में उसने हमसे बस इतना मांगा कि वो एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है। कहानी के एंड में एजेंट इम जो से पूछती है कि उस रात पार्क ने मरने से पहले आपके कानों में क्या कहा था। वो बताते हैं कि उसने कहा था कि वो मरना नहीं चाहता, वो चे के साथ जीना चाहता था। अब हम चे को देखते हैं। उसने एक नई पहचान के साथ अपने म्यूजिक प्रोफेशन को कंटिन्यू किया था, लेकिन वो जो की नजर में थी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।